नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले एशियाई बाजार, यहां पर आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर 15,842 के स्तर पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव फिलहाल एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आता हुआ हम देख रहे हैं। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में करीब 70 अंकों की मजबूती आप जरूर देखेंगे। मिले जुले संकेत बिल्कुल कह सकते हैं विदेशी बाजार से। और आपको बता दें, कल अमेरिकी बाजार बंद थे तो वहां से क्यूज आते हुए कम दिखे। इनफैक्ट वहां से क्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही कच्चे तेल को लेकर भी काफी कुछ होता हुआ दिखा, जिसके चलते ब्रेंट $77 क्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही कच्चे तेल को लेकर भी काफी कुछ होता हुआ दिखा, जिसके चलते ब्रेंट $77 के पार निकला है। ओपेक प्लस की बैठक रद्द होने से ब्रेंट पर ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत, कच्चे तेल की चाल, यूरोपीय बाजार का ट्रेंड और बाकी सब कमोडिटी में क्या कुछ हुआ ये जान लेते हैं एक बार दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत? मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक संकेत हैं, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसा आपने कहा, कल अमेरिकी बाजार बंद है तो वो एक क्यू मिसिंग है बाजारों से। और फ्यूचर्स पर भी नजर डालें तो कल एकदम सीमित दायरे में बहुत ही सुस्त कारोबार हुआ। आज सुबह आप जरूर थोड़ी सी बढ़त देख रहे हैं, बट आज शाम अमेरिकी बाजार कैसा ट्रेड करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल की छुट्टी से पहले हमने देखा कि लगातार 7 दिन S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और वैसे मजबूती ही रही है अमेरिकी बाजारों में। एशिया की ठीक ठाक शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी जरूर हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, बट जिस लेवल पर कल निफ्टी क्लोज है उसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो मतलब इंतजार कर रहा है भारतीय बाजार के खुलने का। इसके अलावा अगर आप देखें, यूरोप में कल सुस्त शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद अच्छा एक्शन दिखा और सारे के सारे यूरोप के बाजार पॉजिटिव ही क्लोज हुए। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो थोड़ी गिरावट दिखा रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो अच्छा ही ट्रेड यूरोप में आते हुए दिखा। वहां का जो पीएमआई डेटा है यूरोपियन यूनियन का, वो काफी मजबूत है, बल्कि 15 साल में सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई है पीएमआई ने, तो वहां से थोड़ा उनके शेयरों को सहारा मिला। इसलिए हमने देखा कि बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में यूरोप में एक्शन आते हुए दिखा। इसके अलावा कच्चे तेल में उबाल जारी है, जैसा आप कह रही थी, $77 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिखा है। 3 दिन कोशिश करने के बाद ओपेक की बैठक रद्द हो गई है और फिलहाल उत्पादन बढ़ाने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, तो कच्चे तेल में आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। और फाइनली सोने पर भी रखिए नजर, क्योंकि यहां पर 2 हफ्ते की ऊंचाई से सोना फिसला है, बट फिर भी 1790 के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स में होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोने में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। डॉलर एकदम रेंज बाउंड रहा कल। ऑलराइट, तो विदेशी बाजार के संकेत ऐसे। दीपांशु, शुक्रिया ग्लोबल मार्केट अपडेट हमें बताने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में फंड एक्शन यानी कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, अब एक बार वो सबसे पहले जान लेते हैं। कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली आती हुई दिख रही है। देखिए, कैश मार्केट में एफआईएस ने 338 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस ने 143 करोड़ की बिकवाली की है। तो कैश मार्केट में डीआईएस की 646 करोड़ की खरीदारी है। डीआईएस के खरीदारी के आंकड़े, लेकिन एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े। अब विदेशी बाजार के संकेत हमने जाने। एशियाई बाजार से क्यूज जरूर मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार क्योंकि कल बंद थे, हमारे पास उससे जुड़े क्यूज मिसिंग है, और साथ ही फंड एक्शन जो है, इसे देखते हुए आज के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, चलिए वो जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजार में पॉजिटिव माहौल और कल फिर छुट्टी रही। एशियाई बाजार की मिलीजुली शुरुआत है और एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े। आज के लिए सर भारतीय बाजार का सेटअप क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी, संकेत अच्छे हैं मेरे ख्याल से भारतीय बाजारों के लिए। एक तो ये पिछले 2 दिनों में जो शानदार रिकवरी हुई है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत बुरे हैं नहीं, भले अमेरिका में छुट्टी रही, लेकिन बाकी फ्यूचर्स वगैरह और बाकी दूसरे जो विदेशी बाजार है वो मिले जुले और थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं। एफआईएस की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कल के सेशन में कम होता हुआ नजर आया, आंकड़ा छोटा आया है। घरेलू फंड की खरीदारी है, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम हैं, तो ये सारे संकेत। और पिछले 2 सेशन में शुक्रवार और कल जो सबसे बढ़िया बात दिखी कि चौतरफा खरीदारी होती दिखी। और कल भी आप देखिए, सिर्फ एक आईटी को छोड़ दे तो बाकी सारे सेक्टर्स बड़े अच्छे हरे निशान में जाते बंद होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। तो एक समय सुस्त शुरुआत हो या फिर कमजोर शुरुआत हो, तो भारतीय बाजारों में खरीदारी के मौके बन जाएंगे। और 15,700, 15,750 आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर बाजार के लिए काम करेगा। ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर हल्की सी रुकावट 15,860 के आसपास है, उसके पार निकलकर
15,890, 15,950 की रेंज हायर साइड पर हो सकती है, जहां निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल फिर से 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। 2 दिनों से हम 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद होते हुए देख रहे थे। आज कल जो एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, उसका फायदा लेने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा। सपोर्ट ऊपर की तरफ मूव होगा। 34,900, 35,000 अब आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 35,350 से 35,550 ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन लेवल, इन रेंज पर नजर रखनी है। सिंपल फॉर्मूला ये रखना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें और खरीदारी का रुझान रखें। सुस्त या कमजोर शुरुआत हो तो खरीदारी करें। एक बार लाइफ टाइम हाई के नजदीक जाने की कोशिश या पार करने की कोशिश बाजार की तरफ से हो सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने की या उसे पार करने की कोशिश बाजार कर सकता है। गिरावट पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने हैं, स्ट्रैटेजी भी यही रखनी है। और लेवल्स की अगर बात करें 15,700 से 15,750, इस दायरे को निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। 15,890 से 15,950 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। 34,900 से 35,000 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट्स होंगे। 35,350 से 35,550 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। अच्छे संकेत भारतीय बाजार के लिए आते हुए हम देख रहे हैं, एक्शन भरपूर होगा। लेकिन ओपेक गैर ओपेक देशों की बैठक रद्द हो गई है और क्रूड उत्पादन बढ़ाने पर फैसला नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी मृत्युंजय झा के पास। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। बताएं क्यों फैसला नहीं हो पाया, जिसका असर क्या पड़ेगा और ये बैठक अहम क्यों थी? गुड मॉर्निंग मानसी। और बिल्कुल, और जो बात ओपेक के और गैर ओपेक देशों की बैठक में कल हुई है, 3 पहलू हैं इस पूरी जो बैठक हुई थी और जो ये पूरा मसला है क्रूड उत्पादन को लेकर के, इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक एक करके मैं तीनों डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यही कि जो पिछले 3 दिनों से बैठक चल रही थी, गुरुवार को ये बैठक शुरू हुई थी ओपेक और गैर ओपेक देशों की, और माना जा रहा था कि चूंकि इस बार कोरोना की वजह से वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, तो माना जा रहा था कि एक ही दिन में बैठक खत्म हो जाएगी और गुरुवार को ही फैसला आ जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में यूएई ने विरोध किया डील का, और वो फिर फ्राइडे के लिए टल गया। फ्राइडे को फिर बैठक हुई, तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। फाइनली मंडे को फिर बातचीत होनी थी, लेकिन अंत में यही हुआ कि इस बैठक को रद्द कर दिया गया और बिना अगली कोई नई तारीख दिए हुए। तो मतलब ये कि जो अगस्त के महीने से क्रूड का उत्पादन बढ़ना था, जिसकी पूरी संभावना थी, जिसको मार्केट ने डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया था, वो संभावना फिलहाल पूरी तरह से खारिज हो गई है। मतलब यह कि अगस्त में अब कोई नई बढ़ोतरी ओपेक और गैर ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन में नहीं होगी। ये बात फिलहाल साफ हो गई है, जब तक कि अगली कोई नई तारीख बैठक की नहीं आती है। पहली खबर तो ये हो गई। दूसरी, अब सवाल यह है कि ये बैठक इतना महत्वपूर्ण था क्यों ये बैठक, इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके मुकाबले सप्लाई बहुत कम है। अमेरिका, जो कि दुनिया का एक वक्त में बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था क्रूड ऑयल का, वहां पर उत्पादन बहुत कम हो गया है, डिमांड बढ़ रही है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए यह बैठक हो रही थी, जिससे कि सप्लाई बढ़ने की बात होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। हमारे लिए, भारत के लिए यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत की भी नजर इस बैठक पर टिकी हुई थी और यहां पर यह कहा भी गया था, आग्रह किया गया था ओपेक देशों से कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि हमें भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मोर्चे पर राहत मिले। यहां पर पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार चला गया है। तो इस बैठक की जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात के लिए बहुत जरूरी थी कि दुनिया भर के बाजारों में तेल को लेकर एक बैलेंस बने और दाम यहां पर कम हो। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर वो क्या फॉर्मूला है ओपेक और गैर ओपेक देशों का, जिसको लेकर मंथन चल रहा था और सहमति नहीं बनी। तो फॉर्मूला ये था कि रोजाना उत्पादन कटौती के ऊपर बातचीत होनी थी। अगस्त से दिसंबर के बीच धीरे धीरे 20 लाख बैरल कट होना था, उस पर सहमति नहीं बनी। अब देखना होगा कि अगर आगे भी इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो ग्लोबल मार्केट में आपको डिमांड को लेकर सप्लाई के हालात खराब दिखते रहेंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, शुक्रिया विस्तार से हमें ये सब कुछ बताने के लिए। तो अब आगे अगर कोई सहमति नहीं बनती फिर क्या होता है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चलिए, जब हमने कमोडिटी मार्केट्स पर और कच्चे तेल की चाल पर मृत्युंजय से एक बार बातचीत कर ली, हम कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। कमोडिटी बाजार में आज की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो क्रूड से ही शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ओपेक गैर ओपेक देशों की बैठक रद्द हो गई है, क्रूड उत्पादन
उत्पादन बढ़ाने पर फैसला नहीं हो पाया है। इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए कच्चे तेल में हम देख रहे हैं करीब $77 के आसपास ट्रेड, इनफैक्ट $77 के पार ट्रेड निकलता हुआ दिखा है। क्या लगता है आगे किन लेवल्स को इम्पोर्टेंट अब समझना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली पिछले 3 सेशन जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जैसे मृत्युंजय जी ने कहा था कि एक दिन में ये बैठक का रिजल्ट आना था, बट वो कहीं पे भी सहमति नहीं बैठी। सप्लाई कंसर्न अब ज्यादा गहराएगा, बिकॉज एक तरफ इकोनॉमी पैंडेमिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 मिलियन बैरल का जो कंजम्पशन था वो ईयर एंड तक 102 तक भी पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं काफी प्रेशर पड़ सकता है डिमांड का सप्लाई के ऊपर। तो आई थिंक प्राइजेस अब 2016 के अप्रैल के हाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जो $82-83 का था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये रैली है वो कंटिन्यू होगी, अनलेस एंड अनटिल बैठक से और कुछ अगर अपडेट नहीं निकल के आता है। तो आई थिंक इंटरनेशनल में 78 से $80 का रेंज ब्रांड कभी भी दिखा सकता है अगले 15 दिन के अंदर, जिस तरह से माहौल बना हुआ है। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक तो रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तेल बढ़ेगा डेफिनेटली इंडिया पे भी प्रेशर पड़ेगा, और जो रुपए में जो गिरावट आएगी वो भी क्रूड को सपोर्ट करेगी। तो कल के सेशन में हमने देखा प्राइजेस ने एकाएक 55-80 के लेवल से रिबाउंड किया था, और मुझे लगता है 56-40 पे लेके चलिए। अब जिस दिन से ओपेक फेल हो गई है मीट पे, तो मुझे लगता है प्राइजेस 5740 तक का भी लेवल इमीडिएटली और ओवरऑल 5800 का भी लेवल जल्द तोड़ पाएगा। बिल्कुल अजय जी, चांदी में हल्की सी सपाट ट्रेंड, लेकिन सोने में तेजी हम देख रहे हैं। इन लेवल्स को देखते हुए करंट लेवल्स के हिसाब से बुलियन मार्केट सोने चांदी पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? मतलब अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो जो इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट आए थे वो काफी शानदार आए थे, जिसकी वजह से सोने और चांदी में हमने इनिशियल गिरावट देखी। बट कहीं ना कहीं अब पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट बढ़ रहा है डेल्टा वेरिएंट का, उसका भी एक सपोर्ट है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल 1800 का लेवल गोल्ड नहीं निकलता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल यूएस मार्केट बंद था, इसलिए बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। डोमेस्टिक मार्केट में भी जब तक 47,500-600 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं करते, क्योंकि रुपए की जो गिरावट है वो डेफिनेटली सोने चांदी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, बट जब तक 47,600 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम वापस 47,000 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी में भी नो डाउट रुपए का सपोर्ट मिला है, बट 71,000 का 71,000 का लेवल जब तक ब्रेच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी हम फिर से एक पुल बैक 69,000 तक का लेवल देख पाएंगे। थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी सपोर्टिव है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है। मानसी जी। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अगर बेस मेटल्स को समझने की कोशिश करें, लेड को अगर छोड़ दें, तमाम बेस मेटल्स में एक्शन जरूर दिखा है। हरे निशान के साथ ट्रेड हम देख चुके हैं। लेड में आधे से 1% की बिकवाली है। बेस मेटल्स पर कोई स्ट्रैटेजी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? भाई अगर बेस मेटल की बात करें तो पिछले महीने हमने देखा हायर प्राइस की वजह से चाइना ने काफी बड़ा स्टेप्स उठाए थे, जहां पे रिजर्व से कुछ पोजीशंस बेचने की बात हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा करेक्शन आना था वो आ चुका है। बट अगर इकोनॉमी को पटरी पे लाना है तो कंजम्पशन को पटरी पे रखना ही पड़ेगा। उसी के लिहाजा हमने देखा पिछले एक हफ्ते में कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हमने एक शानदार रिकवरी आती हुई देखी। पूरे बेस मेटल का जो लीडर होता है वो कॉपर होता है, और कॉपर में हमें लगता है कि प्राइजेस जब तक 720 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो आज के लिए भी थोड़ा ड्रॉप मिले 726-27 की रेंज में हमें कॉपर लेके चलना चाहिए। 736 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है। बट पूरे बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है लेड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर एक बड़ा जंप आ सकता है, जो 200 तक का भी लेवल अगले एक महीने में दिखा सकता है। मंच बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया विस्तार से कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी आउटलुक और साथ ही रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का। जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के चलते आज एक्शन कहां दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। आज कोफोर्ड की बोर्ड बैठक है, यहाँ पे पूंजी जुटाने पे कंपनी जो है विचार करने वाली है। कुछ स्टॉक से जो कि आज एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। पिरामल एंटरप्राइजेस 33 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है और सेंचुरी टेक्सटाइल 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। एक्स डेट है आज तो उसका एडजस्टमेंट होगा। एमपी की जो रिक्लासिफिकेशन है उसमें काफी सारे स्टॉक जो है उनको चेंज किया गया है। कुछ स्टॉक जो है जिनको मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट किया गया, उसमें एनएमडीसी, अपोलो हॉस्पिटल, सेल जैसे काउंटर शामिल है। इसके अलावा मिड कैप से लार्ज कैप में कुछ स्टॉक को लार्ज कैप से मिड कैप में कुछ स्टॉक को शिफ्ट किया गया। उसमें पीआई इंडस्ट्रीज, आईजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी है। कुछ को स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट किया गया है, उसमें टाटा एलेक्सी, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, कजारिया सिरामिक जैसे काउंटर शामिल है। कुछ को मिड कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट किया गया है, उसमें मेट्रोपोलिस, प्रेस्टीज एस्टेट, एमजीएल, आईटीआई जैसे काउंटर शामिल है। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए।
कुछ जो स्टॉक्स है उनको मिड कैप्स में शामिल किया गया है, नए एडिशन है ये। बेसिकली ये जो आईपीओ आए थे कुछ समय पहले उनको डाला गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जुबिलेंट फार्मोवा और इंडिगो पेंट्स, इनको मिड कैप में डाला गया है। स्मॉल कैप में जिनको शामिल किया गया है उसमें श्याम मेटालिक्स, किम्स और अनुपम रसायन जैसे काउंटर शामिल है। तो ये तो एनएफए रिक्लासिफिकेशन की बात हो गई। वही एनएमडीसी, इस कंपनी का ओएफएस खुल गया है और ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो 165 रुपए प्रति शेयर का, यानी कल की क्लोजिंग से करीब 5.8% डिस्काउंट पे है। सरकार यहाँ करीब 7.49% हिस्सा जो है वो बेचने वाली है। 4% का बेस इशू है और 3.49% जो है और सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन रखा गया है। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल ये रिटेल के लिए खुलने वाला है। टोटल ऑफर वैल्यू जो है वो करीब 3,622 करोड़ के आसपास है। कंपनीज अपने क्वार्टर के अपडेट दे रही है, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो एडवांसेस जो है उसमें 2% की गिरावट, डिपॉजिट में 3% की गिरावट, कासा रेशियो जो है 26% रहा है, पिछले क्वार्टर में 23% के आसपास था। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे भी क्वार्टरली अपडेट आया है। एडवांसेस जो है क्वार्टर 3% गिरे हैं, डिपॉजिट 2% गिरे हैं और कासा रेशियो जो है वो 50.3% के आसपास आ गया, 51% के आसपास पिछले क्वार्टर में था। मारुति जून के प्रोडक्शन का आंकड़ा इस कंपनी ने जारी किया है। जून महीने में कुल उत्पादन जो है 3,742 यूनिट से बढ़ के 1.65 लाख यूनिट रहा है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। साल दर साल तो जाहिर सी बात है लो बेस का इम्पैक्ट देखने मिला है। एविएशन स्टॉक पे आज आपको नजर रखनी है क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एविएशन काउंटर्स का उसको 50% से बढ़ा के अब 65% के आसपास कर दिया है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आपको सारे के सारे एविएशन काउंटर जो है उन पे देखने मिलेगा। इसके अलावा लगातार 5वां हफ्ता है जहाँ पे हवाई ट्रैफिक जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो पिछले हफ्ते देखी गई है। इसके अलावा आप नजर रखिएगा आज जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, खासकर बीएससी, एमसीएक्स, एडीएसएल और एनएसई तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन सेबी ने यहाँ एक्सचेंजेस की तकनीकी खामी पर एक एसओपी जारी की है और ये नियम जो है एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे लागू होते हैं। दरअसल तकनीकी खामी के रहते अगर यहाँ कोई भी तकनीकी खामी रही और यहाँ पे उसको एड्रेस नहीं किया गया तो इन एक्सचेंजेस पे दंड लगाने का प्रावधान रखा गया है। तकनीकी खामी को डिजास्टर बनाने में देरी में भी कहीं ना कहीं दंड लगेगा और सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि कंपनियों के सीईओ पे भी दंड लगेगा, इस तरह का प्रावधान किया गया है। ये एसओपी जो है वो सेबी ने जारी कर दी है, तो इसके चलते जितने एक्सचेंजेस है वो आज आके लड़ाते होने चाहिए। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर एक्शन है, कई सारी खबरें हैं जिस पर आज आपको फोकस करना है। खबरों वाले शेयर्स आपने जाने, अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आप जान लीजिए जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। वोकहार्ट फार्मा में खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, 562 के लक्ष्य को मानकर चले, 529 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज आईआरसीटीसी पर बुलिश है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 2260 के टारगेट्स को मानकर चले, 2150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स हैं, एक डीएलएफ और साथ ही नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल्को पर। डीएलएफ खरीदारी अगर करते हैं 304 तक के टारगेट्स को मानकर चलें, 288 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और साथ ही नेशनल एल्यूमिनियम पर भी खरीदारी की राय, 85 के टारगेट्स को मानकर चले, 7950 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना है। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेडिंग कॉल्स और चारों की 4 खरीदारी की तरफ। अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों पर आज आप पैसे लगाएंगे, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है आज भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी, आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो मैं मानता हूं आज थोड़ा सा मिला जुला ही कारोबार रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए जो मेरे लिए है वो है 15,800 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जब तक हम 15,915 के ऊपर नहीं निकलते हैं तो एक बड़ा बुलिश मूव आने की संभावना कम है। तो ये जो 115 पॉइंट का मूव है इसके बीच दायरे में ही आज कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ये जो 2 लेवल्स है वो मेक और ब्रेक लेवल होने की संभावना है। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 35,100 35,100 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और जब तक हम 35,500 के ऊपर नहीं निकलते हैं तो थोड़ा स्लगिश मूवमेंट होने की संभावना है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, फिर कौन से शेयर्स हैं जो आप सुझाएंगे आज के लिए? मेरे रडार पर एक स्टॉक है मानसी जी, और वो स्टॉक है आईआरसीटीसी।
कल आईआरसीटीसी ने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है और मैं मानता हूं आज भी स्टॉक में मोमेंटम आने की संभावना है। कल का क्लोजिंग करीबन 2186 है, इसके आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2155 का होगा। पहला लक्ष्य 2225 का, दूसरा लक्ष्य 2240 का। तो आईआरसीटीसी में खरीदारी करने की सलाह होगी। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताएंगी। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत एचडीएफसी बैंक के साथ करते हैं। Q1 FY22 के अपडेट जारी किए हैं, जिसमें की ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दी है और उसको देखते हुए ओवरवेट और आउटपरफॉर्म की रेटिंग काफी ज्यादा आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 2000 का। मैक्वारी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 2005 का। इसके अलावा जेफरीज की बाई की रेटिंग आई है और 1900 का टारगेट दिया है कंपनी पर। और इसके अलावा सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बाई की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 1825 का दिया है। अब बात करते हैं एक और बैंक की, इंडसइंड बैंक। यहाँ पर भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग आई है, 1225 का लक्ष्य दिया है। मैक्वारी की आउटपरफॉर्म की रेटिंग आई है और 1100 का लक्ष्य दिया है। एक और बैंक पर आज आप नजर रखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। मौजूदा ये 1030 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1150 का लक्ष्य दिया है। तो आज बैंक फोकस में है। ऑलराइट पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और पूरे दिन भर में इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जितने भी एक्शंस हम देखेंगे, 1 बजे के बुलेटिन में आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन यानी कि एफआईआर में फिर से बताएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं।